हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के भाग 2 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सम हाई कोर्ट्स। ठीक है, सारे हाई कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हम नहीं देखेंगे क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं इंडिया में जो कॉमन है। तो वो जो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं जिनका जुरिडिक्शन पावर जो है एक स्टेट से ज़्यादा के ऊपर है, यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी है एंड स्टेट्स के ऊपर भी है, तो उनको हम देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का जुरिडिक्शन का पावर जो है कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से डील कर पाए उसके लिए जरूरी है कि हम इस पॉइंट को कवर अप करें। देन ट्रांसफर ऑफ जजेस जो है वो टॉपिक हम देखेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देखेंगे, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस जो हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या बातें बताई गई है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम देखेंगे एंड फाइनली हम रिटायर्ड जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के उनके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉलेजियम सिस्टम क्या है उसे समझना है, जजेस केसेस कौन कौन से थे, कितने हुए, उनका क्या फाइनल जजमेंट हुआ, कॉलेजियम सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था, इसे क्यों फाइनली स्ट्रक डाउन किया गया, इसका कंपोजिशन क्या था, देन रिमूवल ऑफ जजेस जो है डिटेल में अगर आपको समझना है कि कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन लिंक्स को क्लिक करके इन टॉपिक्स पे वीडियोज हैं देख सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो कॉमन है। ठीक है, ये हाई कोर्ट के टॉपिक में भी आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में भी आते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर पहले से वीडियो बन चुका है तो क्यों उसके ऊपर फिर वीडियो बनाना है। ठीक है, सो बेटर है कि आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें देखनी हैं तो लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। देन जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट का टॉपिक करेंगे तो आपको करना क्या है, आपने अगर इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक किया हुआ है तो वाइल गोइंग थ्रू द चैप्टर ऑफ हाई कोर्ट, अगर आपको इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट पढ़ना है तो जहां पे हमने सुप्रीम कोर्ट का वीडियो में जहां जहां पे वर्ड यूज किया है सुप्रीम कोर्ट, बस वहां वहां पे आपको वर्ड जो है रिप्लेस कर देना है विद हाई कोर्ट, बस इतना ही करना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें सेम है, तो जो चीजें सेम है उसको अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, जो चीजें अलग हैं उनको हम लिखेंगे। और आपसे मैं साथ ही साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, गवर्नर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, तो आप उन चीजों को कंपेयर भी करते चलिए साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंस जो रहते हैं उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, उससे रिगार्डिंग कोई पॉइंट जो है डाल दिया जाएगा, या सिमिलैरिटी से रिगार्डिंग कोई पॉइंट जो है डाल दिया जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से टैकल कर सकते हैं। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि अरे एक बार मैंने पढ़ लिया है ये तो मेरा हो गया है, बट जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम रिवाइज नहीं करते हैं तो एग्जाम के प्रेशर में कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाता है। सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन एंड टू हैव बेटर क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, हमें रिवीजन जो है अच्छे से करना होगा। ठीक है, सो अब हम कॉमन हाई कोर्ट जो हैं उनके रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखेंगे। सो मुंबई हाई कोर्ट को अगर हम देखते हैं, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट भी कहा जाता है, तो उसका जुडिक्शन जो है महाराष्ट्र में कोई केस ओरिजिनेट होता है, महाराष्ट्र में आप रहते हैं एंड कोई केस आपको लड़ना है तो कौन से हाई कोर्ट में आप लड़ पाएंगे? मुंबई के हाई कोर्ट में लड़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे आप रहते हैं और आपका कोई लीगल केस आया है तो आप कहाँ जाएंगे उसके लिए? आप कौन से हाई कोर्ट के अंडर में वो केस लड़ेंगे? तो मुंबई हाई कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसके अंडर में लड़ेंगे। उसी तरीके से गोवा का जो केस होता है वो भी किसके अंडर में आता है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में आता है। कोलकाता हाई कोर्ट अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में जो भी केसेस रहेंगे, साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो केस रहेगा वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, उसी तरीके से मद्रास हाई कोर्ट को अगर हम देखें तो तमिलनाडु का केस, साथ ही साथ पौंडीचेरी जिसे आज के टाइम पे पुदुचेरी कहा जाता है, वो केस जो है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा डील किया जाता है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में
एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है दैट गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेज। अगर आपसे ये पूछा गया कि सबसे बड़ा बेंच जो है कौन से हाई कोर्ट का होता है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। क्यों? क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन चारों स्टेट्स के केसेस जो हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आता है। देन केरला हाई कोर्ट अगर हम देखें तो केरला के जो केसेस होते हैं वो, और साथ ही साथ लक्षद्वीप आइलैंड्स के जो केसेस हैं वो भी केरला हाई कोर्ट के अंडर में फॉल होते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो ये आप देख सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ही नाम है, तो इसका जुडिक्शन पावर किसके किसके ऊपर काम करता है? पंजाब, हरियाणा एंड जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, उसके ऊपर इसका जुडिक्शन पावर है। ठीक है, उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर का तो केस डील करता ही है, साथ ही साथ लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसका केस भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर में ही फॉल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। 2-3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है एंड ये चीज़ें जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ जजेस से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि जजेस का ट्रांसफर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो पहले कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, बट यहाँ पे भी ट्विस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कह दिया वो बाइंडिंग हो गया प्रेसिडेंट के ऊपर। वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो तभी डिसीजन लेंगे जब उन्होंने अपने 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी जो कोलेजियम है उसके साथ भी ये पॉइंट जो है डिस्कस किया है कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को इस हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने का बात चल रहा है इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में। साथ ही साथ जहां पे वो ट्रांसफर किया जा रहा है और जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है उन दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी डिस्कस जो है करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तभी ये अपना फाइनल डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो डिस्कशन होगा उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कोलेजियम के साथ एंड रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ डिस्कशन कर चुके होंगे, तभी वो अपना फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी किसी जज का ट्रांसफर एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट से दूसरे पर्टिकुलर हाई कोर्ट में किया जाता है तो उनको एडिशनल कंपनसेंट्री अलाउंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज उनको अपने घर का पूरा सामान जो है वो भी मूव करना है एंड जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको मूव होने को बोला जाता है, आपका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। डिफेंस के अंदर में जो लोग रहते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता है, क्योंकि हर कुछ साल में उनका जो है ट्रांसफ़र होता है, उनको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाता है, तो घर का सामान भेजना है एंड माहौल चेंज होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेटअप करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए ये अलाउंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो ये है दैट द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनको कोलेजियम के साथ एंड रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके साथ भी डिस्कशन करना होगा। ठीक है, अब जब जल्दीबाजी में होंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है गलत करने के चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन जो है वो टैकल कर रहे हैं तो ध्यान से क्वेश्चन के वर्डिंग्स को पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि इस वर्ड को जो है ओमिट कर दिया जाए एंड ये स्टेटमेंट दे दिया जाए एंड पूछ लिया जाए कि ये स्टेटमेंट जो है सही है कि गलत है, तो आप जोश में जो है आपने देखा नहीं कि यहाँ पे डज नॉट जो वर्ड है वो दिया नहीं है एंड आपने एक ओवरव्यू ले लिया कि अच्छा सोल ओपिनियन की बात की जा रही है। यहाँ पे मैंने बुक में पढ़ा है कि सोल ओपिनियन जो है वो कंसल्टेशन प्रोसेस को कंस्टिट्यूट नहीं करता है, तो ये ओपिनियन जो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बट आप बाद में फिर एग्जाम हॉल से आने के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखते हैं सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस, और आप उसको सही करके आ गए। दैट्स वाई क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना जो है वो जरूरी हो जाता है एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इन चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। तो जो हमने सुप्रीम कोर्ट के वीडियोस में किया है वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, रियलिटी बता देता हूँ। मैंने बस कॉपी पेस्ट किया और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा था वहाँ पे मैंने हाई कोर्ट लिख दिया, बस ये मैंने किया है।
तो आपको भी क्या करना है कि जो टॉपिक्स कॉमन है तो आपको यही चीज़ जो है वो अप्लाई करनी है एंड आपको बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं किसी भी जज को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का सीट जो है वो वैकेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए एब्सेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अनेबल है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो हमने सेम चीज़ पढ़ा था, बट वहाँ पे हाई कोर्ट की जगह पे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे एडिशनल जजेस एंड एक्टिंग जजेस से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि हाँ किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में वर्कलोड जो है वो बढ़ चुका है, बिजनेस जो है वो ज़्यादा हो रहा है एंड वर्कलोड को कम करने के लिए हमें एडिशनल जजेस की ज़रूरत है और उनको सलाह दिया गया है कि एडिशनल जजेस के अपॉइंटमेंट किया जाए, तो प्रेसिडेंट जो है किसी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एडिशनल जज के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, बट 2 साल से ज़्यादा वो जो पर्सन अपॉइंट किया गया है एडिशनल जज के रूप में वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 2 साल के लिए ही उसको अपॉइंटमेंट जो है दिया जा सकता है एज एन एडिशनल जज। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है एक्टिंग जजेस के रिस्पेक्ट में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को किसी भी हाई कोर्ट का एक्टिंग जज जो है नियुक्त कर सकते हैं अगर उस हाई कोर्ट के जो परमानेंट जज हैं वो किसी कारणवश अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यानी लैक ऑफ कोरम हो गया है, या फिर उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जो परमानेंट जो जजेज हैं उनमें से किसी को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना दिया गया है, तो जो जज हैं उनका पोस्ट खाली हो गया, तो वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एक्टिंग जज के रूप में नियुक्ति दे सकते हैं, ठीक। एंड जिसको एक्टिंग जज के रूप में नियुक्ति दी गई है वो तब तक काम करेंगे जब तक परमानेंट जज जो है वो अपनी सीट पे वापस नहीं आ जाते हैं, ठीक। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि एडिशनल जज किसी को बनाया गया है एंड किसी को एक्टिंग जज बनाया गया है, तो ऐसा पर्सन अगर 62 ईयर्स का हो जाता है उसके बाद फिर उसको रिटायर कर देंगे। अगर कोई पर्सन हम मान लेते हैं कि 63 ईयर्स का है तो उसको ना हम एडिशनल जज बना सकते हैं ना हम एक्टिंग जज बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन 62 साल का हो जाता है तो फिर उसको हम एडिशनल जज नहीं बना सकते हैं, उसको एक्टिंग जज हम नहीं बना सकते। मान लिया कि कोई पर्सन है, कोई जज हैं जिनकी उम्र जो है 61 ईयर्स की है और उनको एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति दी गई है, तो वो 1 साल तक के लिए ही काम कर सकते हैं। मैक्सिमम वो 2 साल के लिए एडिशनल जज के रूप में काम कर सकते थे, बट क्योंकि वो 61 ईयर्स के हैं एंड 62 जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है, इसलिए वो फिर 1 साल तक ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, ओके। तो अब हम देखेंगे रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि एक हाई कोर्ट है ए और यहाँ पे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो ये सोच रहे हैं कि किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को वो टेम्पररी पीरियड के लिए अपने हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति जो है करवा दें, दे दें, ताकि जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी टैकल किया जा सके, उन चीज़ों को हटाया जा सके। तो अगर इस ए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये चीज़ प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए पहले उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो उस पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे जो रिटायर्ड जज रह चुके हैं किसी भी हाई कोर्ट का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो वो जो रिटायर्ड जज है वो ए कोर्ट से ही रिटायर होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट से वो रिटायर हुए हो उनको चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर बिकमिंग जज फॉर टेम्पररी पीरियड, ठीक है। और ऐसे में किसी को अगर जज के रूप में नियुक्ति दी जाएगी तो उनको वो सारे अलाउंसेस एंड प्रिविलेज जो हैं दिए जाते हैं जो किसी भी सर्विंग जज को प्रोवाइड किए जाते हैं। बट ये अलाउंसेस, ये सैलरी, ये पावर, ये तभी तक दिया जाता है जब तक वो
नियुक्त किए गए हैं एज ए जज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट जो है बोल दिया जाता है कि हाँ आपका काम खत्म हो गया, धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू। तो उसके बाद वो पावर, वो प्रिविलेज, वो जो सैलरी दी जाती है वो फिर हटा दी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, बट लेट मी नो कि आप किन वजहों से डिसलाइक कर रहे हैं, सो दैट मैं उसको जो है सुधार कर सकूं, उन पॉइंट्स पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। एंड अगर आपके पास और भी कुछ सजेशंस हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन माई लाइफ इफ इट इज एप्लीकेबल। ओके, सो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।